चलो प्राइमरी कंडीशन में क्या क्या आएगा चेक कर लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट है असेट टेस्ट। मतलब हमको ये देखना होता है जो भी हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, अगर उसका असेट 10% और मोर देन द टोटल ऑल सेगमेंट्स असेट है, देन इट विल बिकम अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। सो रिपोर्टेबल सेगमेंट होने के लिए क्या चाहिए? असेट टेस्ट में हम लोग क्या चेक करेंगे? दैट इफ एनी सेगमेंट हैज 10% और मोर, 10% भी रहेगा तो भी चले और 10% से ज्यादा तो चले, 10% और मोर ऑफ टोटल assets of all segments, देन वो सेगमेंट्स को हम लोग इंपॉर्टेंट सेगमेंट बोलते हैं। बोलने का मतलब है, मान लेते हैं टोटल 100 इज द टोटल ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ ऑल द सेगमेंट्स एंड particular segment A is having a total asset of 12. 12 is more than 10% of 100. That means that A will be a reportable segment. It becomes an important segment. Second test is called revenue test. So revenue test, again the same rule, 10% or more of total revenue. अब यहाँ पे याद रखना बोथ एक्सटर्नल होने दो कि इंटरनल होने दो ऑफ ऑल सेगमेंट्स। सारे सेगमेंट्स के टोटल रेवेन्यू का टोटल करेंगे और 10% और मोर का टेस्ट अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। थर्ड टेस्ट इज कॉल्ड रिजल्ट टेस्ट। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 10% और more of total profit और total loss whichever is higher, इन दोनों में से कौन सा लेना है? whichever is higher, total loss या total profit एब्सोल्यूट टर्म में। मतलब नेगेटिव को नेगेटिव मत पकड़ो, वैसा इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वो लेना है। ऑफ सेगमेंट्स ऑफ सेगमेंट्स, ये थोड़ा अजीब सा टेस्ट है। इसमें क्या करना पड़ता है कि अपने को देखना पड़ता है 10% और मोर ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ सेगमेंट और टोटल लॉस ऑफ सेगमेंट। तो प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई भी 10% से ज्यादा होगा देन इट विल बी ट्रीटेड। ये तीनों भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा टेस्ट कैसे करने। फिलहाल इतना जानते रहिए प्राइमरी कंडीशन में क्या क्या आ गया। तो दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, 10% टेस्ट इज कॉल्ड प्राइमरी कंडीशन। यहां तक भेजे में उतरा क्या आपके? सो 10% रूल फॉल्स अंडर द प्राइमरी कंडीशन। याद रखिए, पहले टेस्ट को बोलते हैं असेट टेस्ट, दूसरे वाले को बोलते हैं रेवेन्यू टेस्ट, तीसरे वाले को बोलते हैं रिजल्ट टेस्ट। आई विल अप्लाई दिस so that you will come to know about this. Other than this, there are some more tests which are called secondary. Secondary test में आता है the number one is management discretion, management choice, जिसको discretion बोलते हैं। मतलब मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन इवन दो द सेगमेंट इज नॉट रिपोर्टेबल सेगमेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, बट स्टिल मैनेजमेंट वांट्स इट टू बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। सो मैनेजमेंट अगर बोलेगा तो एएस कुछ नहीं बोलेगा, एएस बोलेगा अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो करिए, बिकॉज एएस फोकसेस मोर ऑन मिनिमम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। तो अगर आप उसमें और ऐड करते हो इवन दो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट देन इट इज ओके, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और क्या दे रहे हो। सेकेंड, इफ segment was a reportable segment in immediately previous year due to primary condition, due to primary condition, then in current year it will be reportable segment, reportable
सेगमेंट बोलने का मतलब होता है कि आप लास्ट ईयर रिपोर्टेबल सेगमेंट थे बिकॉज यू सेटिस्फाई 10% कंडीशन, ठीक है। देन इन द करंट ईयर इवन इफ यू डोंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन बट स्टिल इट विल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट, दैट इज द कंडीशन। प्रीवियस ईयर में आप रिपोर्टेबल थे, करंट ईयर में यू विल बी रिपोर्टेबल। थर्ड, 75% of external revenue should be reported under reportable segment. Otherwise, add more segments to reach above 75% benchmark. बोलने का मतलब रूल है कि भाई 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड गेट रिपोर्टेड एनी हाउ, कैसे भी। तो 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू अगर मान लो रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, देन आपको कुछ सेगमेंट और ऐड करने पड़ सकते हैं टू मेक इट 75%। 75% रेवेन्यू बाहर का रिपोर्ट होना चाहिए। इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में आप रिपोर्टेबल थे, ड्यू टू प्राइमरी कंडीशन यू कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेबल। मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन इज द फाइनल डिस्क्रिप्शन, दिस आर द एक्स्ट्रा कंडीशन, अदरवाइज 10% टेस्ट तो है ही है। सो दिस मेक्स द when a segment will be reportable segment। तो याद रखना प्राइमरी कंडीशन भी है एंड सेकेंडरी कंडीशन भी। ज्यादातर आपको जो सम आएंगे वो प्राइमरी कंडीशन पे ही निपट जाते होंगे, सेकेंडरी कंडीशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई विल शो यू द एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड। फर्स्ट कॉपी दिस एरिया, व्हेन अ सेगमेंट विल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट, दिस टेस्ट कॉपी कर लो। और एग्जाम में कंपलसरी आपको लिखना पड़ता है इनके बारे में। I'll give you example so that we can understand this। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस, इसी में सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। नाउ सबसे पहले टेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे असेट टेस्ट। द फर्स्ट टेस्ट इज असेट टेस्ट। इस सेगमेंट का टोटल असेट इज 300, दिखाई दिया आपको। तो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 to find out। so we are applying asset test, ठीक है। असेट टेस्ट की वजह से कौन रिपोर्टेबल होगा वो देखना है। नाउ 300 टोटल असेट का, टोटल सेगमेंट्स का असेट है। सो टोटल असेट इज 300, इसका 10% निकाल लेते हैं, सो दैट कम्स टू 30। अब जिस भी सेगमेंट का असेट 30 या 30 से ज्यादा होगा देन दैट विल बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। सो लेट्स सी कौन है। यस, इसका 45, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। दैट मीन्स ए, बी, सी और ई becomes reportable। A, B and C and E are reportable segments significant because इनका 30 से ज्यादा है। So this is the first test। Second, let's apply revenue test। और याद रखना एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करी तो बात खत्म हो गई। रेवेन्यू टेस्ट ये रहा, सेकेंड टेस्ट अप्लाई करते हैं। टोटल रेवेन्यू कितना है, 1000 है, दिखाई दिया आपको। तो 1000 में अब 1000 का 10% कर लेंगे। तो पहले यहां लिख देता हूं टोटल रेवेन्यू। अब याद रखना चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, दोनों 1000 दिया है, जिसका 10% करेंगे दैट कम्स टू 100। अब अपने को देखना है किसी भी सेगमेंट का 100 से ज्यादा हुआ तो बात खत्म हो गई। ये आता है, 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 सब आ गए। सो हियर ए, बी, सी, इवन डी एंड ई ऑल क्वालिफाइज। नाउ आई एम अप्लाइंग विद द रिजल्ट टेस्ट। हालांकि अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एनीवे सब लोग रिपोर्टेबल हो ही चुके हैं, बट स्टिल आई एम अप्लाइंग दिस टेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब रिजल्ट टेस्ट में ऐसा होता है कि अपने को निकालना होता है टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉसेस, दोनों को अलग कर देना है, ठीक है। चलिए टोटल प्रॉफिट कौन कौन है, 40, 90, 10, 50। सो 40, 90, 10 एंड 50
लॉस में 60 एंड 30, 60 प्लस 30, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब होता है नेगेटिविटी नहीं दिखना है। सो फर्स्ट टोटल, इसका टोटल 90 आ गया, इसका टोटल 190 आ गया, है ना। अब विच एवर इज हाइयर, तो ये ले लिया, तो 190 का अब करेंगे 10%, दैट कम्स टू 90। अब चाहे प्रॉफिट या लॉस 19 या 19 से ज्यादा होगा, दैट बिकम्स अ रिपोर्टेबल। 19 से ज्यादा है, ये भी 19 से ज्यादा, 19 से ज्यादा, 19 से ज्यादा है, ये नहीं आएगा। तो ए बी सी ई, ए बी सी एंड ई। सो फाइनल आंसर कौन रिपोर्टेबल होगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर any condition you satisfy. So A, B, C, D, E सब, बिकॉज D है ना सिर्फ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, रेवेन्यू टेस्ट में आ गया ना, बात खत्म हो गई। बाकी ABC तो सब में कॉमन ही है, बट हम उतना डिटेल में देखने नहीं जाते, हम सीधा बता देते हैं कि भाई ABC तीनों ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आपने अभी ऊपर लिखा वो क्या था। एसेट टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, रेवेन्यू टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, रिजल्ट टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ी, सेकेंड थर्ड की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी जरूरत कब पड़ती है पता है? मान लो कोई सेगमेंट है एफ, और वो एफ इन तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और बच के निकल गया, और मैनेजमेंट बोलता है नहीं हमको एफ को रिपोर्टेबल सेगमेंट करना है। मैनेजमेंट बोल रहा है तो अपने को आवाज करने की जरूरत नहीं है, एस कुछ नहीं बोलेगा, एस बोलेगा ठीक है तुमको लग रहा है तो रिपोर्ट कर दो, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ABCDE, एफ तुमको चाहिए तो डाल दो। सिमिलर वे ABCD मान लो रिपोर्टेबल है और एफ लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था ड्यू टू प्राइमरी कंडीशन, ऐसे 10% टेस्ट सेटिस्फाई किया था, देन इन द करंट ईयर इवन इफ इट डजंट सेटिस्फाई द प्राइमरी कंडीशन स्टिल इट विल कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेबल सेगमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कंडीशन। ये समझा आपको? तीसरा, इसमें एक्सटर्नल रेवेन्यू की डिटेल्स नहीं दी हुई है, अदरवाइज 75% टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। सिमिलर वे आपको क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है, यहीं पे कर दूं। इसमें क्या है क्वेश्चन में, चीफ अकाउंटेंट बोलता है कि 6 सेगमेंट के बारे में बात करता है, इज ऑफ द ओपिनियन M एंड N अलोन शुड बी रिपोर्टेड। वो बोलता है सिर्फ M और N रिपोर्ट होने चाहिए, बाकी सब रिपोर्ट नहीं होने चाहिए, ऐसा वो अपने मन से बोल रहा है। अपने को बताना है इज ही जस्टिफाइड इन हिज व्यू, क्या वो सही बोल रहा है। AS17 अप्लाई करिए। इन शॉर्ट वो बोलता है AS17 अप्लाई करो, पहले सारी कंडीशंस लिखो एंड देन सॉल्व। सो लेट मी अप्लाई दिस टेस्ट अगेन। सबसे पहले हम लोग असेट टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो 200 है, 200 का 10% 20 होता है। चलो ये आ गया, 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 एक ही बचा R, क्योंकि R 20 से कम है। सो बाई सेटिस्फाइंग द फर्स्ट टेस्ट MNOPQ आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो भाई उसकी बात तो गलत हो गई पहली, बट स्टिल विल कंटिन्यू। सेकेंड टेस्ट रेवेन्यू टेस्ट, इट इज 1200, 1200 का 10% इज 120। लेट्स सी 120 के ऊपर है। ओ ओनली M and N satisfy the revenue test, but already OPQ are reportable due to asset test। तो अपने को रेवेन्यू टेस्ट में सेटिस्फाई करो नहीं करो उससे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज एनी ऑफ द कंडीशन इफ यू सेटिस्फाई यू बिकम्स रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिजल्ट टेस्ट थोड़ा स्मार्टली आइडेंटिफाई करना होता है। हमको प्रॉफिट का टोटल निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का टोटल है 50, 10, 60, 70, 100, तो टोटल आ गया 100, और टोटल लॉस का टोटल है 190 एंड 10, 200, 300, विच एवर इज हाइयर। सो 300 हो गया, 300 का 10% 30, लेट्स अप्लाई। 30 है, 30 है, 30 है। ओ आर बिकम रिपोर्टेबल सेगमेंट ड्यू टू दिस टेस्ट। रिजल्ट टेस्ट की वजह से आर रिपोर्टेबल हो गया, और बाकी तो रिपोर्टेबल थे ही। देखो यहाँ पे टिक आ गया ना। हेलो, बोलने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे ये टिक आ गया, यहाँ पे टिक आ गया, तो देखो ये तो ऑलरेडी रिपोर्टेबल थे, यहाँ से रिपोर्टेबल हो गया। दैट मीन्स ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। सो चीफ अकाउंटेंट की जो बात है वो गलत है। AS17 के हिसाब से ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व करिए। 4 करता हूँ। यहां पर आप नोटिस करेंगे तो रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया है।
external and internal. That means this question needs to be solved properly. और यहाँ पे टोटल नहीं दिया है, सो टोटल कॉलम अपने को बनाना पड़ेगा. सो लेट मी मेक इट. सब में ही सॉल्व कर देता हूँ. 40 plus 80 plus 30 plus 20 plus 20 plus 10. This total comes to 200. अब देखो रिजल्ट में तो मेरे को वैसे भी प्रॉफिट और लॉस अलग अलग चाहिए, तो मैं ना प्रॉफिट का टोटल अलग, लॉस का टोटल अलग करता हूँ. 50 60 70 70 प्लस 90 हो गया, एंड लॉस का 200 टोटल आता है. एक्सटर्नल रेवेन्यू और इंटरनल रेवेन्यू का टोटल पहले ले लेते हैं. इसका टोटल 300 आता है, इसका टोटल 620 आता है, 80 आता है, 60 आता है, 80 आता है एंड 60 आता है. सो आई नीड द टोटल. मुझे इसे लेना देना नहीं इंटरनल है कि एक्सटर्नल है. इंटरनल का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, तो 1200. नाउ आई कैन अप्लाई द टेस्ट. सी, फर्स्ट टेस्ट इज एसेट टेस्ट. 200 है. 200 का 10% 20 या 20 से ज्यादा. 1 2 3 4 5. ले भाई, ये सारे लोग सेटिस्फाई कर गए आर को छोड़ के. कोई बात नहीं, रेवेन्यू टेस्ट लगा देते हैं. आप रेवेन्यू टेस्ट में हमको टोटल देखना है 1200. ओके, लेट्स अप्लाई. 120 से ज्यादा 1 2 ये नहीं, बाकी कोई नहीं आ रहा है. दैट मीन्स ओनली दिस टू सेटिस्फाइज द कंडीशन. नाउ विल अप्लाई द रिजल्ट टेस्ट, थर्ड टेस्ट. रिजल्ट टेस्ट विच एवर इज हायर, सो वी विल कंसिडर ओनली 200. 200 का 10% 20. ओ, यहां पर ये सेटिस्फाई कर गया. दैट मीन्स ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट. सेम क्वेश्चन है, एम और एन चिल्ला रहा था, जबकि ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट. अब अगर मान लो इसमें ऐसा होता, इसमें अगर मान लेते हैं क्यू और आर नहीं आता, सिर्फ मान लेते हैं ये आता, ये अपना सिर्फ इतने सेगमेंट्स आते हैं. ठीक है, तो पहले पता करो टोटल एक्सटर्नल कितना है. एक्सटर्नल का टोटल कितना है, देखो मैं निकाल रहा हूँ. 200 प्लस 420 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 30. एक्सटर्नल का 800 टोटल आता है. अगर मान लेते हैं क्यू और आर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और ना ही मैनेजमेंट का चॉइस है, ना ही लास्ट ईयर में थे, तो 75% टेस्ट कैसे अप्लाई होगा. देन विल टेक अप द 75% ऑफ दिस. सो 800 का 75% आता है 600. एटलीस्ट 600 का टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल रिपोर्ट होना चाहिए. और मान लो अगर यही सेगमेंट सिर्फ रिपोर्टेबल है, यही यही 4, तो हम टोटल मारेंगे. टोटल 600 हो रहा है क्या. 200 प्लस 420 प्लस 70 प्लस 40, टोटल 730 हो रहा है. दैट मीन्स 600 से ज्यादा है, तो हमको और कोई सेगमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं. अगर टोटल 600 से कम हो रहा है, मान लो 540, 540 का मतलब ये होता है कि हमें और सेगमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा एक्सटर्नल रेवेन्यूज ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट 75% टेस्ट सेटिस्फाई. हालांकि जो बड़े बड़े सेगमेंट्स होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं ना, तो वैसे भी 75% टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है. कभी कभार नहीं हुआ तो बात अलग है. अभी तक इंस्टीट्यूट ने कभी 75% टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है. सो आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू आस्क दिस क्वेश्चन. सो वट एवर इज आस्क्ड राइट नाउ, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ये 3 क्वेश्चंस भी कर लिया तो इट इज इनफ फॉर यू गाइज. सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस मच. या तो ये 3 क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर लीजिए. ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. याद रखना, ये कंडीशन लिखने के बाद ये आंसर लिखना होता है. इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है. पहले ये लिखना होता है कंडीशंस पूरी, एंड देन आपको आंसर लिखना होता है. इट इज दिस वे. अगर कम मार्क्स के लिए तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो भी चले, बट थोड़ा बहुत समरी लिख देंगे तो अच्छा होगा. दूसरा ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ, पढ़ लेता हूँ. माइक्रोटॉप करके कंपनी है, बैटरीज प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो दे हैव अ बैटरीज. क्वेश्चन ध्यान से सुनना. बैटरीज किसके लिए, स्कूटर्स के लिए, कार्स के लिए, ट्रक्स के लिए, एंड इन्वर्टर्स हैं, एंड यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. इन्वर्टर्स और यूपीएस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आते हैं. हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड वाई. कितने सेगमेंट्स हैं. ऐसे देखोगे तो सर स्कूटर, कार, ट्रक, फिर इन्वर्टर, यूपीएस,
तो मेरे हिसाब से अगर बात करोगे तो देख भाई, ये एक सेगमेंट हो गया, इसको बोलेंगे ऑटोमोबाइल्स, और इन्वर्टर और यूपीएस एक सेगमेंट हो गया, होम बैटरी। देर आर ओनली टू सेगमेंट्स, क्योंकि अगर स्कूटर की बैटरी अच्छी नहीं है डेफिनेटली मैं कार में नहीं लूंगा, और कार की बैटरी अच्छी नहीं है तो मैं ट्रक में नहीं लूंगा। ट्रक, कार, ये सब एक सेगमेंट्स में आते हैं, ऑटोमोबाइल्स। एंड इन्वर्टर एंड यूपीएस ये एक सेगमेंट में आता है घर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो ये देर आर ओनली टू सेगमेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद दिस, उसके हिसाब से ये आंसर करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला जो क्राइटेरिया आपको सिखाया है उसके हिसाब से। तो दिस इज वेरी सिंपल सेगमेंट, ओनली टू सेगमेंट्स विल बी आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे सब क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जो दो क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बच जाता है, एंड एक क्वेश्चन नंबर ये बच जाता है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्वाइट इजी क्वेश्चन है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। हैज अ 3 सेगमेंट एक्स वाई जेड, टोटल असेट्स 10 करोड़ का है, सेगमेंट का 2 करोड़ है, वाई का 3 है और 5 है, 5 परफेक्टली हो गया। नाउ दे हैव अ डिफर्ड टैक्स असेट। ओके, क्या होता है पूछो मत, इसको आप टैक्स पकड़ के चलो। इंक्लूडेड इन द असेट, अच्छा मतलब ये 10 करोड़ के अंदर ये इंक्लूडेड है इस सेगमेंट में, 0.50, 0.40, 0.30 ये इंक्लूडेड है। अकाउंटेंट कंटेंट दैट ऑल द 3 सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। कमेंट, अकाउंटेंट बोलता है ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, क्या वो जस्टिफाइबल है? अपने को असेट टेस्ट अप्लाई करना है। अब देख भाई, असेट टेस्ट पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर टैक्स इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है कैलकुलेशन में। तो याद रखना, टैक्स इज एक्सक्लूडेड। टैक्स कभी भी सेगमेंट का नहीं होता है, टैक्स हमेशा एंटरप्राइज का होता है। दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन हमें टैक्स को एक्सक्लूड करके टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, टैक्स को एक्सक्लूड करके टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक्स का जो 2 करोड़ दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट 2 करोड़, सो एक्स वाई एंड जेड, एक्स में 2 करोड़ है, ये 2 करोड़ है, 2 में 0.5 टैक्स है तो 1.5 करोड़, ये 3 करोड़ है, 0.4 उसमें ये है तो निकाल दीजिए 2.60, इट इज 5, इट्स 0.3 तो 4.70। Let me take the total of this now. 1.5, 2.6 plus 4.7. That means total is 8.8 crore. तो वैसे भी देखोगे तो all segments are reportable segment because 10% से तो ज़्यादा ही है। हालांकि 3 segments are reportable segment, yes, but condition के तौर पे याद रखना, tax is excluded, tax is not included when you do all these things। सर ये आपको कैसे पता चला? ओ भाई, वो पूरी थियरी है इसके ऊपर, ये पढ़ लियो। सेगमेंट असेट डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स असेट, डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स असेट, क्लियर है? तो आर डिटरमाइंड आफ्टर डिडक्टिंग रिलेटेड प्रोविजंस, ऑफसेट बैलेंस शीट। सिमिलर वे लायबिलिटी में भी डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स, सिमिलर वे यहाँ पे ये 2 चीज याद रखो। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट का मतलब तो बचपन से हम लोग जानते हैं, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, सो रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, है ना? नाउ देर आर सर्टेन रिजल्ट्स में इंक्लूड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, इफ इट सेगमेंट इंक्लूडेड इन रिलेटेड लोन्स एंड, जाने दो, इतना डिटेल मत करो, कोई जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू रीड दिस। समझा सकता हूँ बट जरूरत नहीं है यार तेरे को। सिर्फ याद रखिए, एक्सपेंस डज नॉट इंक्लूड, सेगमेंट के एक्सपेंस में क्या नहीं आता? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं आते, इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी का नहीं होता है, किसी सेगमेंट का नहीं होता है, वो टोटल होता है। लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आते, इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं आते, इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंपनी के नहीं आते, जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस नहीं आते बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी सेगमेंट, सो वो सबके लिए रहता है, तो अपोर्शनमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। सो ये थोड़ा सा एक थियरी है, नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, नॉट रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब हो गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिया प्राइमरी कंडीशन, ये देखो 10% टेस्ट,
ये मैंने आपको समरी में लिख के दिया है. सो दिस इज अ प्राइमरी कंडीशन, राइट. एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू द सेकेंडरी कंडीशन जिसमें डिस्क्रिशन बताया मैंने, चॉइस. डिस्क्रिशन का बेटा मतलब होता है चॉइस. और मैंने ये 75% टेस्ट वाला भी बता दिया आपको. इसमें एक नहीं लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर अगर रिपोर्टेबल था तो करंट ईयर में रिपोर्टेबल होगा. वो मिस कर दिया है लोग ने, कोई बात नहीं. यहाँ पर प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है, प्राइमरी मतलब अगर आप बोलते हो कि मेरा बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है, देन क्या क्या दिखाना पड़ेगा? तो रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, उसका असेट दिखाना पड़ेगा, लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा, और टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू अक्वायर अ सेगमेंट असेट. इस करंट ईयर में कितने सेगमेंट्स अक्वायर्ड हुए वो बताना पड़ेगा. टोटल डेप्रिसिएशन कितना है वो बताना पड़ेगा. एंड टोटल अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस. नॉन कैश एक्सपेंसेस जो भी है अदर देन डेप्रिसिएशन, जैसे कि बहुत सारे चीज़ें होती है जो अमोर्टाइज किए जाते हैं, तो दिस आर नॉन कैश एक्सपेंस. जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया, ऐसी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हो गई. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी पड़ती. ठीक है. दिस इज फॉर अ प्राइमरी रिपोर्टिंग के लिए. सेकेंडरी में कम दिखाना पड़ता है, अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ जानते रहिए कि दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. ओके. फिर एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1. ये डायरेक्टली मैं आपको मॉड्यूल से दिखा देता हूँ इसका आंसर, तो आपका A17 हो जाएगा. जस्ट होल्ड फॉर. ये रहा वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपनी बुक में. देखो इसमें क्या करना है अपने को, वो पूरा बनाना है, चार्ट बनाना है. एग्जाम में यू डोंट एक्सपेक्ट दिस. सो ये है रेवेन्यू. ठीक है. सो रेवेन्यू में अपने को दिखाया स्पोर्ट्स, पैकेजिंग, हेल्थ, फिटनेस एंड अदर से अपने को इतना सब मिला है. और इसमें दिस इज सेल्स, सेल्स के नाम से. सो दीज आर आवर एक्सटर्नल सेल्स. बिकॉज नीचे देखो यहाँ पर इंटरनल सेल्स दिया है. दीज आर आवर इंटरनल सेल्स. इंटरनल मतलब होता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब बेचता है उसको इंटरनल बोलते हैं. सो दीज आर आर रेवेन्यू. इफ यू टॉक अबाउट रेवेन्यू बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, तो इन दोनों को मिला के दिखाना चाहिए अपने को. दूसरा होता है दीज आर एक्सपेंसेस. ठीक है, सेगमेंट के एक्सपेंसेस है. तो अगर मुझे रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट निकालना है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करूंगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा. दीज आर जनरल एक्सपेंसेस, ये हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस है. दे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट किसी सेगमेंट का नहीं होता, तो इसको भी हेड ऑफिस ले लेता हूँ. इंटरेस्ट हम लोग एक्सक्लूड करते हैं एक्सपेंस में से, मतलब दिस इज कॉमन. सो दीज आर कॉमन फॉर एवरी वन. ऑल सेगमेंट्स के लिए कॉमन है, तो इसको सेपरेटली दिखाते हैं. दूसरा हमको असेट्स दिखाया गया है. ये रहा सेगमेंट असेट, जिसमें ये हेड ऑफिस का असेट है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूड 66 लाख ऑन इंटर सेगमेंट सेल्स. अच्छा, प्रॉफिट में 66 लाख किसका है? इंटरनल सेगमेंट सेल्स का है, वो अपन देख लेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल इन डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट्स. अपने को सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी है. अब बेसिकली कितने सेगमेंट्स हैं? स्पोर्ट्स, पैकेजिंग, हेल्थ, अदर. ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 1. सो प्राइमरी रिपोर्टिंग ऑफ सेगमेंट्स. तो देखो अपने पास कितने सेगमेंट्स हैं? स्पोर्ट्स, पैकिंग, हेल्थ. सो वी हैव अ स्पोर्ट्स, पैकिंग, हेल्थ एंड अदर्स बोल देने का लास्ट में टोटल कॉलम. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो. थोड़ा सा तुम बोलेगा तो थोड़ा डिजाइन विजाइन अच्छा कर देता हूँ कि फिर आपको देखने में अच्छा लगेगा.
नहीं छोड़ो ना, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे ही बना देते हैं टोटल। नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रेवेन्यू। सो उसमें पहले मैं एक्सटर्नल बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इंटरनल, और फिर बताऊंगा उसका टोटल। ओके, लेट्स डू इट। एक्सटर्नल रेवेन्यू स्पोर्ट्स 11,300 1250। हेल्थ में कितना है 690 एंड 324। सो टोटल 11,300 1250 प्लस 690 प्लस 324, टोटल है 13,564 का रेवेन्यू। अब इंटरनल में भी बता देते हैं, इंटरनल फटाफट बता देते हैं। इंटरनल में ये रहा नीचे 110 144 42 एंड 14। So let me take the 110 plus 144 plus 42 plus 14 comes to 310। So अगर टोटल की बात करूँ तो 13,564 comes to 13,874। टोटल 13,874 ये टोटल है। नाउ थोड़ा आगे लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमने ये इंटरनल रेवेन्यू टोटल में रखा यहाँ पे, तो अपना जो पीएनएल अकाउंट होता है ना वो मैच नहीं करेगा। तो हमको क्या करना होता है, यहाँ से इंटरनल एडजस्टमेंट लेस करने पड़ते हैं। तो जितने भी इंटरनल एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है, वो लेस करने होते हैं ताकि हमको जो टोटल मिले वो पीएनएल से मैच हो। ओके, तो मैं ये एक एडजस्टमेंट कर देता हूँ, पीएनएल से मैच हो। तो देखो इंटरनल एडजस्टमेंट में 310 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 13,564 का अपना रेवेन्यू बैलेंस शीट से पीएनएल से मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल जो सेल्स होते हैं वो थोड़ी पीएनएल में दिखाओगे फाइनल में। अदरवाइज ऐसा तो हम लोग बहुत सारा कुछ दिखा देंगे फिर। तो ये हो गया अपना रेवेन्यू का टेस्ट हो गया। सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सपेंसेस, सेगमेंट एक्सपेंसेस। तो लेट्स सी सेगमेंट एक्सपेंसेस में क्या है। 6670 850 444। सो 6670 850 444 and other में 400। So let's take up the total 6670 plus 850 plus 444 plus 400, that comes to 8364। तो इसको माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। सो व्हाट विल बी अ रिजल्ट, सिंपली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यहां पर मैंने टोटल नहीं दिया है, ये सब टोटल भी दे देते हैं। 11,300 प्लस 110 comes to 11,410। 1,250 plus 144 comes to 1,394। 690 plus 42 732 and 324 plus 14 comes to 338। तो हम लोग हर सेगमेंट का रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे 11,410 माइनस 6670 comes to 414740। 1394 minus 850 comes to 544। 732 minus 444 288। 338 minus 400 ओ लॉस है, कोई बात नहीं। तो माइनस 62। एक बार चेक कर लेते हैं सब अमाउंट सही निकाल रहा हूँ ना, क्या गड़बड़ हो गया। हाँ, 11,190 कहाँ से आ गया एक्सटर्नल सेल्स में।
अच्छा, तो इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। दिस इंक्लूजिंग ऑफ इंटरनल सेल है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। दैट मीन्स अपने को क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो टोटल है ना वो गड़बड़ हो गया। इधर पे मुझे लिखना पड़ेगा 11,300, इधर मुझे लिखना पड़ेगा, सब मिटा देता हूँ। मॉड्यूल है भाई तुम्हारा 690 324, माइनस करके लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज 13,564 इज द टोटल। तो उल्टा जाएंगे, रिवर्स। 13,564 माइनस 310, पूरा काम पे लगा दिया। 254, 11,300 minus 110 comes to 1,190. 1250 minus 144 comes to 1106. 690 minus 42 comes to 648. क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इंक्लूसिव है बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं। 310 माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस शीट से मैच करेगा, पीएनएल से मैच करेगा, वो है 13,254। प्रॉफिट पे फर्क पड़ जाएगा अपने, 11,300 माइनस 6670 करना पड़ेगा। तो ये फिर से निकाल देता हूँ। तो 4630, 1250 minus 850 comes to 400. 690 minus 444 comes to 246, and 324 minus 400 comes to 76, लेकिन लॉस। उस हिसाब से नेट क्या आता है, 413,564 माइनस 8,364, ये आएगा टोटल 5,200। आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, ऐसे भी करके चेक कर लेते। 4630 प्लस 400 प्लस 246 माइनस 76, यस परफेक्ट। ये आ गया तेरा रेवेन्यू का। तो आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद दिस एक्सपेंसेस। और भी एक्सपेंसेस लिखना है, इंटरनल ये हो गया। एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूड्स 66 lakh on inter-segment sales, and information about inter-segment expense not given. That means it is inclusive of inter-segment expense, बस उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कितना इसमें इंक्लूडेड है, तो अपने को पता करना है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी है इसको एक बार वापस रीड करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 66 लाख इंटर सेगमेंट सेल्स का है। दैट मीन्स इसके अंदर 66 जो है वो इंटर सेगमेंट सेल्स का है, तो अपने को माइनस करके बाहर निकालना पड़ेगा। 5,200 माइनस 66 कम्स टू 5,134 ही प्रॉफिट आना चाहिए। उस हिसाब से एक्सपेंस कितना होना चाहिए, 13,254 माइनस 5,134, एक्सपेंस शुड बी 8,120। चेक करो एक्सपेंस है कितना, एक्सपेंस 8,364 है। इसका मतलब ये 8,364 माइनस 8,120, 244 इंटरनल एक्सपेंसेस है। इंटरनल जो सेगमेंट्स है उनके एक्सपेंसेस है। दिस इज हाउ आई कैलकुलेटेड। तो मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली ये वाली, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, आई कैलकुलेटेड दिस, आई गॉट दिस, एंड देन इसकी वजह से मुझे ये डिफरेंस मिल गया, तो हम लोग ने वो निकाल लिया। नाउ विल मूव टू समथिंग आगे। अभी भी ये खर्चे हमने नहीं लिए हैं, ये जो तीन दिख रहे हैं ये वाले तीनों, तो इसको ले लेते हैं तीनों को। इसमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो ऐड हो जाएगा। सो लेट्स ऐड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस एचओ जनरल एक्सपेंसेस एंड लेस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये सारे एडजस्टमेंट कर देते फटाफट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है, 264।
सो ऐड 264, 1124 माइनस करना है, 1124 एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस 130 माइनस करना, बिकॉज ये माइनस नहीं हुआ है। तो दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब ये टोटल पीएनएल से प्रॉफिट ये मैच करेगा तुम्हारा। पीएनएल को मैच कराना जरूरी होता है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल कैसे होगी। 4144 ये पीएनएल का प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी शो एक्सपेंस रेवेन्यू, एंड द लास्ट वन आई हैव टू शो, थर्ड वन इज द असेट्स। ओके, अब लाइन की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज कहाँ लिखना है वो तो पता होना चाहिए ना। तो इट्स लाइक दिस। ये सम एग्जाम में आपको नहीं आएगा, सो डोंट बॉदर टू मच अबाउट दिस सम। दिस इज जस्ट सम मॉड्यूल में दिया है, इसके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सॉल्व भी नहीं कराता। ओके, चलो परफेक्ट। अभी असेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। असेट्स में अपने को दे रखा है 14640, सो सेगमेंट असेट्स 14640, 2640, 2100 and 1330. So let's calculate the total. 14640 plus 2640 plus 2101330. That total comes to 20,710. Oops, कहाँ लिख दिया, क्या फायदा लाइन खींच के। इधर से शुरू करना है। 14640, 2640, 2100, 1330, 20,710 टोटल हो गया असेट का। अब इसमें ये तो आ गया, बट देर इज एचओ का असेट, उसको भी लेना पड़ेगा, नहीं तो टोटल मैच नहीं करेगा। सर 2710 तो हो गया, प्लस एचओ असेट। बैलेंस शीट से मैच कराना है तो एचओ असेट ऐड करना पड़ेगा। सो एचओ असेट 144 का है, टेक दिस टोटल। सो 22,154 ये बैलेंस शीट में मैच कर जाएगा। बाकी तो इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी ले ली है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ओके, चलो ये सम कर लो। आफ्टर यू आर डन विद दिस सम, वी आर डन विथ AS 70। 90% केसेस में तेरे को ये क्वेश्चन आने वाले बेटा, रिपोर्टेबल सेगमेंट के, तो इस पे ही फोकस कर। ओके, चलो ठीक से प्रैक्टिस कर लो, गड़बड़ मत करियो, ध्यान देके।